हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम आपका एक बार दोबारा एक नई फ्रेश वीडियो के अंदर। कल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ और आपको बढ़िया तरीके से टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँगा आज। और आप मैं जब भी कोई सवाल पूछता हूँ, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे जब उनके आंसर कमेंट में मांगता हूँ तो आप आंसर देते नहीं हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, उसको अच्छी तरह से क्या नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मैटर की। तो अब की बार मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी मैटर मैं पढ़ाऊंगा आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे, और फिर जब उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपके कमेंट्स के थ्रू आप मेरे को उसका आंसर जरूर देंगे। मैं आपसे कुछ ज़्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ कि भाई आप जो पढ़ा रहा हूँ उसको कमेंट्स के थ्रू उनके आंसर दो आप, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप अच्छी तरह से उनको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनको बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट होती है, बोर्ड एग्जाम पास ही है, इसीलिए इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं। अपना चैप्टर पहला ही चैप्टर चल रहा है पावर शेयरिंग वाला सिविक्स के अंदर, और उसमें अपन अलग अलग टॉपिक पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। उसके क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगा आपको, जिसमें अपन ने प्रूडेंशियल रीजन पढ़ा, मोरल रीजन पढ़ा, उनका बेनिफिट क्या है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी जो पावर शेयर की जाती है उसको किस किस तरीके से शेयर किया जाता है, वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged in opposition to the notion of undivided political power। सिंपल सी बात है भाई कि ये जो आइडिया आया होगा कि पावर शेयर होनी चाहिए, पावर शुड बी शेयर्ड, ये आइडिया कौन सी नोशन के अगेंस्ट आया होगा। सिंपल सी बात है कि पावर क्या नहीं होनी चाहिए, डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो वही लाइन ये लिखी हुई है यहाँ पर कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी जो पॉलिटिकल पावर है उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। अब मैंने यह सवाल मेंशन किया, देखो कि ऐसा क्यों सोचा गया था। आपके पास भी सीधा का सीधा ऐसे सवाल आएगा कि जब ये थिंकिंग थी कि भाई पावर्स जो है, पॉलिटिकल पावर है, उसको क्या नहीं करना चाहिए, डिवाइड नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे क्या सोच थी, तो वो मैंने यहां पर मेंशन किया है। क्या लिखा हुआ देखिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रेसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस लोकेटेड एट वन प्लेस। ये कारण था। पहले क्या माना जाता था कि पावर जो है उसको डिवाइड क्यों नहीं होना चाहिए, उसका ये कारण बताया गया। क्योंकि लंबे समय से ऐसा माना जाता था कि जो गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो या तो किसी एक व्यक्ति के हाथों में रहनी चाहिए या फिर व्यक्तियों के समूह के हाथों में। यानी इनडायरेक्टली यही बोल रहा है कि भाई पहले जो मोनार्की वाला सिस्टम था ना, वो इसी को फॉलो करता था कि पावर जो उसको क्या नहीं करना चाहिए, डिवाइड नहीं करना चाहिए। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथों में वो क्या होनी चाहिए, पावर, पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। और एक से ज्यादा के हाथों में हो तो वो सब उसी ग्रुप के अंतर्गत हो और वो अलग अलग जगह ना रहते हो, वो एक ही स्थान पर रहते हो। जैसे आज अपन देखते हैं ना कि अलग अलग सिस्टम बना रखा है, उसके हिसाब से अलग अलग अधिकारी बैठते हैं, उसी हिसाब से क्या किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं और उनको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, बोला वो एक ही स्थान पर रहने चाहिए। जैसे जो राजा होता था वो एक स्थान के ऊपर रहा करता था, औरों के साथ इतना डिस्कशन भी नहीं होता था। आगे देखिए लिखा हुआ है, ऐसा क्यों माना जाता था, इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। सीधा सीधा लिखा हुआ है। ये सोच पहले क्यों डेवलप की जाती कि पावर को डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसके पीछे ये कारण था। कारण मेन ये है, ये वाला, कि पहले ये सोचा जाता था कि अगर अपन ने पावर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो पावर को डिवाइड करने से क्या होगा, ना तो अपन कोई तुरंत डिसीजन ले पाएंगे, ना तो कोई तुरंत निर्णय ले पाएंगे, ना उस निर्णय को अपन तुरंत क्या कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे, यानी इन्फोर्स कर पाएंगे। तो ये एक मेन वजह थी पावर को डिवाइड ना करने की, कि पावर क्यों डिवाइड नहीं होनी चाहिए, उसका ये कारण। ठीक है ना। और इसीलिए वो मानते थे कि पावर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए। कौन सी पावर, पॉलिटिकल पावर। और ये उसका कारण है कि अगर हमने पावर डिवाइड कर ली तो हमारे लिए कोई भी डिसीजन जो है ना तो हम उसको डिसीजन को क्विकली ले पाएंगे, ना उसको अपन इन्फोर्स कर पाएंगे, यानी लागू कर पाएंगे। तो ये उसका प्रमुख
कारण था। तो आपके पास जब ये क्वेश्चन आता है कि पावर जो डिवाइड ना करने वाला जो नोशन था वो क्यों था पहले ऐसा, तो उसका आंसर आपको ये देना है जो मैंने यहां मेंशन कर रखा है, ये उसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा, सिंपल सा। ठीक है, मैं समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, इसके पीछे कारण भी था, फिर देखो, बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो धारणा थी पावर डिवाइड नहीं होनी चाहिए, और कारण भी अपन ने पढ़ लिए, धीरे धीरे ये जो धारणा थी फिर क्या होने लग गई, चेंज होने लग गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं वहां पर धीरे धीरे मोनार्की वाला सिस्टम खत्म होने लग गया और लोगों ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यानी डेमोक्रेसी का जैसे जैसे इमरजेंस हुआ वैसे वैसे अलग अलग देशों ने फिर डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू कर दिया। कारण भी था इसके पीछे, देखो लिखा हुआ है, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। यानी जो डेमोक्रेसी होती है उसका एक जो प्रमुख सिद्धांत होता है, आधारभूत जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी पॉलिटिकल पावर है उसका जो माध्यम होते हैं, सोर्स होते हैं, वो कौन होते हैं, पीपल होते हैं। कौन होते हैं, पीपल जो होते हैं, उस देश के जो लोग होते हैं उसका प्रमुख माध्यम होते हैं। जैसे आपको पता है कि अपन किसी भी, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो जो है ना, जो पॉलिटिकल पावर उसके हाथों में आती है, वो पॉलिटिकल पावर किसकी वजह से हाथों में आती है, हमारे जैसे लोगों की वजह से हाथों में आती है। इसीलिए तो ये बात हो रही है कि हाँ, पावर को शेयर करना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। इसका एक अपना जो है ना इंपॉर्टेंट जो है ना, इससे अपने को बेनिफिट भी होता है। क्या होता है कि जब उनको पॉलिटिकल पावर हमारी वजह से मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो है वो पॉलिटिकल पावर, अगर हमें लग रहा है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उससे वो पॉलिटिकल पावर अपन वापस भी ले सकते हैं। लेकिन इस वाले में ये चीज नहीं होती थी, क्योंकि जो राजा होता था, आपको पता है भी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपस में क्या करते रहते थे, पावर शेयर करते रहते थे। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। देखिए एक और लाइन लिखी हुई है, इन ए डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी होती है जिन देशों के अंदर, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी मैंने बताया ना कि जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है वहां पर पावर अपने हाथ में लेकर और उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वो हमारे द्वारा जाता है, हम उसको चुनते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो हमें रिप्रेजेंट करता है पूरे देश के अंदर, हमारी बातों को सुनना, उसके हिसाब से रिएक्ट करना, नीड्स को पूरा करना, डिमांड्स को पूरा करना। तो इसीलिए कह रहा है कि वो किस तरह की गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट, हमारे द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाई गई क्या है, गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि उसको किसके द्वारा चुना गया है, हमारे जैसे लोगों के द्वारा, यानी उस देश के नागरिकों के द्वारा चुना गया है। लेकिन ये केवल कौन से फॉर्म में होता है, डेमोक्रेसी के अंदर ही होता है, दूसरे वाले फॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता है। और देखिए, इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी जहां पर जिस देश के अंदर बेहतर तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट ए सोसाइटी। जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा है कि लोग जो क्या सोचते हैं, उनके अलग अलग जो व्यूज हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है उनके अंदर, जैसे अपन ने पढ़ा भी है, बेल्जियम के अंदर पढ़ा, लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्सिटी थी, और श्रीलंका में अपन ने लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर देखा। तो वहां पर जहां पर डेमोक्रेसी होगी ना, इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि अपन जो जितने भी अपने यहाँ पर सोशल कम्युनिटीज रह रही हैं, चाहे वो किसी लैंग्वेज ग्रुप से हो, चाहे किसी रिलीजियस ग्रुप से हो, उन सभी को इक्वली क्या किया जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए, नहीं इक्वली उनको ट्रीट किया जाए। एक बहुत अच्छी खासियत होती है किसकी, डेमोक्रेसी की। तो यानी इनडायरेक्टली हम यही कह रहे हैं कि उन लोगों के साथ आप क्या कर रहे हो, पावर शेयर कर रहे हो। तभी तो हर लैंग्वेज ग्रुप को, हर प्रकार की जो कम्युनिटी है कंट्री के अंदर, उनके साथ क्या की जा रही है, पावर शेयर की जा रही है। तो यानी ये वाला अपना पोर्शन हो गया कि पहले क्या नोशन था, पावर डिवाइड नहीं होनी चाहिए। फिर ये नोशन धीरे धीरे चेंज कैसे हुआ, तो हमने पढ़ा जैसे जैसे देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू किया वैसे वैसे ये नोशन चेंज होने लग गया। और उसका अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी की फीचर्स के द्वारा समझने की कोशिश करी कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर ये चीजें होती हैं जिस वजह से वो उससे बेहतर होता है। यानी हाँ, ये सही हमने पढ़ा है, 9th में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन डिले होता है,
लेकिन वो डिसीजन डिले इसलिए होता है क्योंकि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो उसके ऊपर बार बार क्या होता है, डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होता है, जिस वजह से समय ज्यादा लग सकता है। लेकिन इस तरह से लिया गया डिसीजन क्या होता है, सही होता है, उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी लगभग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिस वजह से लोगों को एक बेहतर जीवन मिलता है और लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, यानी उनको कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती है। तो इसीलिए देखो लिखा हुआ है डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी जब भी सरकार देश के लोगों के लिए कोई भी पॉलिसीज बनाती है तो उस देश में रहने वाले लोग जो है, साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें उन लोगों की वॉइस भी होती है। वॉइस होने का मतलब ये होता है कि सरकार जब भी कोई पॉलिसीज बनाएगी तो लोगों के हिसाब से बनाएगी। जैसे अपन ने पहले वाले टॉपिकों में पढ़ा भी था, जो अपन ने वो मॉरल रीजन वाला पढ़ा था, कि ये देखा जाता है कि भैया अपन जो ये डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो कानून को लेकर हो चाहे किसी पॉलिसीज को लेकर हो, उसको इंप्लीमेंट किसके ऊपर किया जाएगा, तो उसको इंप्लीमेंट किसके ऊपर किया जाएगा, देश के लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उनकी बात सुनना पड़ता है, यानी सुनना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हमें क्या करनी है, पॉलिसीज बनानी है, तभी तो वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे और गवर्नमेंट को भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये वाली लाइन। इसके अलावा देखिए, इसीलिए देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। देखिए लिख भी दिया इसने, इसीलिए जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर पूरी कोशिश की जाती है कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, किनके बीच, ज्यादा से ज्यादा उस देश के नागरिकों के बीच, यानी सिटीजन्स के बीच, यानी ये वही कह रहा है कि उस देश के नागरिकों के बीच क्या होनी चाहिए, पावर शेयर होनी चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा अपन ने पढ़ा कि पहले क्या नोशन था पावर शेयरिंग को लेकर, बाद में वो नोशन किस वजह से चेंज हुआ और चेंज होने के पीछे डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या थी। अब देखिए आगे अपन अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे। आज अपन केवल एक ही फॉर्म पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, बाकी के जो 3 फॉर्म बच रहे हैं इसके बाद में लेवल वाला और उसके बाद में सोशल ग्रुप्स वाला, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मोमेंट वाला, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं, देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। जैसे मैंने कहा अलग अलग रूप से पावर शेयर होती है, कहीं जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच पावर शेयर की जाती है, कहीं गवर्नमेंट के लेवल होते हैं उनके बीच, कहीं गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, तो वो अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के जो अलग अलग अंग होते हैं उनके बीच क्या की जाती है, पावर शेयर की जाती है। जैसे उदाहरण दे भी रखा है, जैसे ये ऑर्गन है, जैसे लेजिस्लेचर हो गया जिसको विधायिका कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव हो गया जिसको कार्यपालिका कहा जाता है, जुडिशरी हो गया जिसको क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्गन है। तो एक तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन है उनके बीच आप क्या कर दो, पावर शेयर कर दो। समझ में आ गई बात, क्या कर दो, पावर शेयर कर दो। तो ये एक फॉर्म तो ये हो गया, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन के बीच पावर शेयर करना। ऑर्गन इसने मेंशन भी कर दिए, जैसे कारण क्या है, इसी वजह से इस प्रकार का जो फॉर्म होता है पावर शेयरिंग का, उसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको सेम लेवल पर रख दिया जाता है ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और उन सबके बीच जो है ना बराबर बराबर क्या कर दी जाती है, पावर शेयर कर दी जाती है। जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे रख दिया और इनके बीच में बराबर बराबर क्या कर दी, पावर शेयर कर दी। ऐसा किया क्यों जाता है, ताकि इनको बराबर बराबर पावर शेयर करके एक दूसरे से सेपरेट किया जा सके। सेपरेट करने का भी मेन कारण होता है, मेन कारण ये होता है कि अगर इनको इक्वल पावर देकर एक दूसरे से सेपरेट कर दिया तो फिर जितनी इनको पावर दी गई है उतनी ही पावर का प्रयोग कर पाते हैं, उससे ज्यादा यानी अनलिमिटेड पावर का प्रयोग ना कर पाए। यानी जितनी पावर है उसी आधार पे काम करें, उससे ज्यादा पावर का प्रयोग ना कर पाए। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ अभी यहाँ पर, बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, यानी सेम लेवल पर रखकर मैंने कहा इनको अलग अलग क्या कर दी गई, पावर दे दी गई कि भाई ये लेजिस्लेचर है, जैसे आपको पता है कि विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, तो भाई आपका पावर ये है कि आप कानून बनाओगे। फिर एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी गई, भाई विधायिका ने जो भी कानून बनाए हैं आप उनको क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, लागू करोगे, तो इसको ये पावर दे दी गई। फिर न्यायपालिका आ गई, जुडिशरी आ गई, जुडिशरी को कह दिया कि भाई
जो इसने कानून बनाए हैं, इसने जो लागू किए हैं, आपको उनको सुपरवाइज करना है, उनके ऊपर निगरानी रख रही है कि क्या उनका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी ये इनके ऊपर निगरानी रखेगी। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए अलग अलग इनको सेम लेवल पर रखकर और समान पावर देकर और इनको एक दूसरे से क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। जो मैंने बताया था, देखिए वही लाइन है, सच ए सेपरेशन, इस तरह से जब इनको पावर देकर एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है तो इससे क्या होता है, इंश्योर, ये निश्चित करता है दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्साइज अनलिमिटेड पावर। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, ऐसा करने से क्या होगा, जो भी ऑर्गन है गवर्नमेंट के, उनको जितनी पावर दी गई है वो उसी का प्रयोग कर पाएंगे, उससे ज्यादा यानी अनलिमिटेड पावर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? सेपरेट करने का मेन कारण क्या है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपने सेम लेवल पर रख दिया, फिर उनको आपने सेम लेवल पर रखकर पावर दे दी अलग अलग, फिर उनको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट आपने क्यों किया? आपने उनको ये सेपरेट ये निश्चित करने के लिए किया है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर का प्रयोग ना कर पाए, यानी अनलिमिटेड पावर को एक्साइज ना कर पाए, इसीलिए उनको डिफरेंट पावर देकर सेम लेवल के ऊपर और एक दूसरे से क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो जैसा मैंने बताया, इस प्रकार का जो पावर शेयरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो हेडिंग वाला जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग कम क्वेश्चन आता है ज्यादातर इसी तरह का, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दे दिया, जो लेवल्स वाला पढ़ेंगे उसके अंदर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आ गया। तो ये मेन चीज होती है, आपको इस पे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। आगे देखिए, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, इसमें क्या होता है, आपने सेम लेवल पर रख दिया अलग अलग ऑर्गन को, उनको डिफरेंट पावर देकर एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने का अपन ने कारण भी पढ़ लिया, सेपरेट करने का मेन कारण अपन ने क्या पढ़ा कि भाई उनको आपने अलग अलग पावर दे दी, उस आधार पर वो क्या करेंगे, पावर का प्रयोग करेंगे, अनलिमिटेड पावर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि ऐसा करने से एक फायदा और भी होता है, जो प्रत्येक ऑर्गन होता है वो टाइम टू टाइम एक दूसरे को क्या करता रहता है, चेक भी करता रहता है कि भाई जितनी पावर दी गई है वो उतने का ही प्रयोग करे। जैसे मैंने बताया लेजिस्लेचर को काम क्या दिया गया है कि आपका काम है कानून बनाना, तो लेजिस्लेचर केवल क्या करेगा, कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव उसको क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। जुडिशरी उसको क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी। तो ये टाइम टू टाइम प्रत्येक ऑर्गन, जो ईच ऑर्गन है वो एक दूसरे को क्या करता है, चेक करता है। इससे फायदा क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, यानी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गन भी मान लो आप, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर भी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है, एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं, वो भी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि भाई पावर का क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है, कि कोई भी ऑर्गन या इंस्टीट्यूट जितनी उसको पावर दी गई है वो उतने का ही प्रयोग कर पाता है, उससे ज्यादा का प्रयोग नहीं कर पाता। इससे जो पावर है उसका क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। और ये बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, वो टाइम टू टाइम वो अपने को चेक नहीं करेंगे, तो कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गन जो है जितनी पावर दी गई उससे ज्यादा पावर का वो क्या करेगा, प्रयोग, गलत प्रयोग कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि बेनिफिट मिल जाता है, बैलेंस बने रहे से हर ऑर्गन अपना जो पावर दी गई है उसी पावर का प्रयोग करता है। किसी इंस्टीट्यूशन को भी जो पावर दी गई है वो उसी पावर, यानी प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर को जो पावर दी गई है वो उन्हीं को एक्साइज करेगा, उससे ज्यादा नहीं। प्रेसिडेंट की जो पावर है वो प्रेसिडेंट उन पावर के हिसाब से रिएक्ट करेगा, उससे ज्यादा वो पावर क्या नहीं कर सकता, एक्साइज नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है, पावर का बैलेंस बना रहता है। आ गई बात समझ में? किससे, ये अपने को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं ना अलग अलग इंस्टीट्यूशन या ऑर्गन्स जो है, इससे उनके बीच पावर का क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। जैसे अपन ने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ा था दैट इन ए डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्साइज पावर। अब यह भी मैंने मेंशन किया था कि जो पावर है, सत्ता का प्रयोग मोस्टली कौन करते हैं, तो मंत्री करते हैं या जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना वो चेक करने वाली बात कि भाई आपको जो पावर दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। देखिए लिखा है ना, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, यानी उनको जो भी काम करना है, जो भी पावर मिली है उनको, जो संविधान को ध्यान में, यानी जो संसद है, सॉरी संविधान नहीं, जो पार्लियामेंट है
और जो विधानसभा है उसको ध्यान में रखकर करना होगा, यानी इनके प्रति उसको रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर जब बनता है तो उसको क्या करना पड़ता है, जो पार्लियामेंट का जो हाउस है, लोकसभा, उसके अंदर मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है, तब वो क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। ऐसे असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर जब मेजोरिटी प्रूव करेगा तभी वो क्या बन पाएगा, चीफ मिनिस्टर बन पाएगा। तो कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के प्रति उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रेस्पॉन्सिबल है, उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, उन पावर का प्रयोग करते हैं। बात वही हो गई क्या, जो मैंने अभी बताया, जितनी पावर दी गई है उसी का प्रयोग कर पाएंगे, उतनी पावर का, क्योंकि ये चेक हो रहा है सारी चीज। पार्लियामेंट चेक कर रही है, स्टेट असेंबली चेक कर रही है कि भाई कहीं ज्यादा पावर का प्रयोग तो नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने देखो नीचे मेंशन किया हुआ है। इसीलिए ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये बन गया कि चेक एंड बैलेंस वाला जो प्रोसेस होता है उसको समझाओ, तो उसमें आपको ये वाली चीज बतानी है जो अपन ने नीचे मेंशन करी है यहाँ पर। ये वाला इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा कि चेक एंड बैलेंस वाला क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो ये आंसर बनेगा, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाला पूछता है तो आपका ये आंसर बनेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के आधार पर तुम्हारे दो क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। चेक एंड बैलेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, जो मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। अब कुछ लाइनें और दे रखी है, लेकिन वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव जो उसका काम क्या है, उन कानून को लागू करना, और जुडिशरी को क्या कर रहा है, उनको सुपरवाइज करना। तो इस वजह से क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर निगरानी भी रखते हैं और पावर का क्या बना रहता है, बैलेंस भी बना रहता है। एक और आपने पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है, जो आपके जजेस होते हैं उनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। आई बात समझ में। अब जो जजेस किसके अंतर्गत आता है, जुडिशरी के अंतर्गत आता है। तो जुडिशरी क्या देखती है, जो मैंने अभी बताया कि भाई लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, आप कानून बनाओ। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको क्या करना, लागू करना। तो उनको सुपरवाइज कौन करता है, जुडिशरी करता है कि क्या सही तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, या उनको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये इसके अंतर्गत आता है, चेक एंड बैलेंस के आधार पर एग्जाम्पल हो गए। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें अपन ने आज एक फॉर्म पढ़ा पावर शेयरिंग का, कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बाकी के जो 3 फॉर्म है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि भाई पहले ये जो धारणा थी, नोशन जो थी कि पावर डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो किस वजह से थी। तो मैंने कारण बताया आपको, क्योंकि उनको लगता था कि अगर अपन ऐसा करेंगे, पावर डिवाइड करेंगे, तो डिसीजन ना तो तुरंत डिसीजन ले पाएंगे, ना उसको लागू कर पाएंगे। तो इस वजह से ये धारणा पहले के समय में बनी हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेमोक्रेसी इमर्ज हुई, ये नोशन क्या होने लग गया, चेंज होने लग गया। अपन ने पढ़ा डेमोक्रेसी के फीचर्स कि भाई सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पावर का सोर्स भी कौन होते हैं, उस देश के लोग होते हैं। ये अपन ने कुछ फीचर पढ़े किसके, डेमोक्रेसी के। फिर अपन ने जो मॉडर्न फॉर्म है डेमोक्रेसी के पावर शेयरिंग के अंतर्गत, मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर, वो अपन ने आज शुरू किए, जिसमें पहला अपन ने पढ़ा पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको बेहतर तरीके से समझाया है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखें, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आए। और जब ये क्वेश्चंस आए, जैसे मैंने मेंशन करी थी आपको सारे के सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2-3 क्वेश्चन इधर बन गए, तो आप इनको अच्छी तरह से क्या करें, तैयार करें। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो। तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा काम आज दोबारा देता हूं, जो आपको मेरे को 100% कमेंट्स के थ्रू उनके आंसर देने। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि प्रूडेंशियल रीजन किस लिए काम में लिया था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रूडेंशियल रीजन, और व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉरल रीजन। 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बताना है कि जो प्रूडेंशियल रीजन है उसके अंतर्गत जो है ना, अगर आप प्रूडेंशियल रीजन को इंप्लीमेंट करते हो पावर शेयरिंग के अंतर्गत, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ज्यादा सवाल नहीं कर रहा मैं आपसे, 3 ही सवाल कर रहा हूं। इन 3 सवाल के जवाब आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू दें, ताकि मेरे तक आपकी जो थिंकिंग है कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हो पहुंच पाए, और मैं अच्छे से अच्छे और बेटर वीडियो बनाऊं, ताकि आपको जो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ रही है वो भी ना आए। तो ये था अपना आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें। लाइक के अलावा अगर आपको लग रहा है किसी दूसरे के साथ शेयर करना है तो शेयर भी करें, और फिर अगर मन करता है तो सब्सक्राइब भी करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।